भाई ओ अरे क्वेश्चन है यंग के देशलिट प्रयोग में फ्रिंजों की चौड़ाई इतनी है, यदि पर्दे की दूरी दोगुनी और स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और तरंग दे दी जाए वो इतने से इतनी कर दी जाए तो नई फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होगी। तो ये एक बार आ रखा है क्वेश्चन इस तरीके का। तो देखो उधर ये दो भागों में बट गया, दिया है इन्होंने एक तो बीटा का मान दिया है, डी का मान दिया है और स्मॉल डी का मान दिया है, लैम्डा का मान दिया है। ये सब वन वन कर दो प्रारंभ में। अब अंत में क्या दिया है, अंत में बीटा 2 D2 D2 और लैम्डा 2। बीटा 1 बराबर जो है बीटा 1 बराबर जो है बीटा 1 बराबर इन्होंने दिया है 1 गुणा 10 की घात -4। D1 का मान D मान लिया हमने, पर्दे स्लिटों के बीच की दूरी D हो गई, लैम्डा जो वो 6.4 गुणा 10 की घात -7 है मीटर में। ये वाला मान हमें ज्ञात करना है। अब वो कह रहे हैं पर्दे की दूरी जो है वो दोगुनी कर दी जाए यानी कि 2D कर दी जाए, स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, प्रकाश की तरंग दे जो वो 4 गुणा 10 की घात -7 मीटर कर दी जाए। तो बीटा का मान कितना होगा, हम कहेंगे क्या हो गया, अब निकल रहा है वहां से वो बंद। अब देख लो इधर, इसे 1 1 कर देंगे हम तो लैम्डा 1 D1 और D1 हो जाएगा। बीटा 2 करेंगे तो लैम्डा 2 D2 और ये D2 हो जाएगा। समय का नंबर 1 समय का नंबर 2। हमें B2 का ये बीटा 2 का मान निकालना है। जब इसका मान निकालना है तो समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर बीटा 2 ऊपर जाएगा, बीटा 1 नीचे जाएगा, लैम्डा 2 D2 अपॉन D2, लैम्डा 1 D1 अपॉन D1। ये D1 घूम के ऊपर और ये D2 नीचे, लैम्डा 2 D2 और ये D1, ऐसे लैम्डा 1 D1 और ये D2, बीटा 2 अपॉन बीटा 1। अब इसमें सबकी वैल्यू लगा देंगे हम। लैम्डा 2 की वैल्यू है 4 गुणा 10 की घात -7, D2 का मान जो है 2D और ये D1 का मान जो है आ गया अभी वो आ जाएगा D/2, सॉरी खाली D। ऐसे लैम्डा 1 लैम्डा का मान आ गया 6.4 गुणा 10 की घात -7 D और ये D/2। 10 हटाएंगे यहाँ तो 0 आ जाएगा, इस D से D कैंसिल, इससे कैंसिल, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, ये 2 घूम के ऊपर जाएगा तो 2 गुणा 2 10 की घात 7 से 10 की घात 7 भी कैंसिल, 4 1 4 और 4 16 बार कट जाएगा ये, फिर 4 बार कट जाएगा यानी कि 10/4 5/2 फिर से गुणा कर देंगे हम इसमें 2.5 और ये बीटा 1। बीटा 1 की वैल्यू है तुम्हारी ये हो जाएगी नई फ्रिंजों की चौड़ाई। तो इतना हमें ये करना है। हेडिंग में लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के निकलने की क्रिया
इलेक्ट्रॉनों के निकलने की क्रिया, निकलने की क्रिया, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कहलाती है। हेडिंग है इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के प्रकार। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। नंबर 1, तापायनिक उत्सर्जन। नंबर 2 आ जाएगा विद्युत उत्सर्जन, और नंबर 3 आ जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। पहला वाला हेडिंग डाल देंगे तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा है विद्युत उत्सर्जन, तीसरा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यह चैप्टर सब शायद तुम्हारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। घरों में सोर्स सेल भी है, बल्ब भी जल रहे हैं, तो इसी के कारण जल रहे हैं। घर में हीटर है तुम्हारे, बहुत सारी चीज़ें हैं घर में। पहला हेडिंग डालेंगे तापायनिक उत्सर्जन। अब इसमें देख लेंगे जरा जरा कितने लिखोगे यार। देखो बेटा जरा, अब बहुत कॉमेडी तो हो गए, इधर देख लो। कभी अभी सैड सो बन जाते ना। मटी की खुजली, अभी देखो यह है कोई धातु का पृष्ठ, हमने इसे गर्म करना स्टार्ट किया, मतलब इसके नीचे हमने आग जला दी। जब किसी धातु के पटल को, टुकड़े को, या कोई भी धातु की कोई चीज़ है, जब उसे हम गर्म कर देते हैं उसका पृष्ठ गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो गर्म होने का मतलब ही यहाँ इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे हैं। किसी धातु के पृष्ठ को गर्म करने पर उससे इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है, जो कि सिलेबस में नहीं है। बस परिभाषा लिख के छोड़ देंगे। पहले कभी 2008 से पहले सिलेबस में हुआ करती थी तापायनिक उत्सर्जन, अपना आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता था। और इसमें फिर हम डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब, ये जो नॉर्मली बल्ब होते हैं, इन बल्बों के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से निकाल दिए गए। तो तापायनिक उत्सर्जन की सिर्फ परिभाषा लिखेंगे कि गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। दूसरा आ जाता है विद्युत उत्सर्जन। किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाह के कारण इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया, ठीक है ना जी, इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया वो कहलाती है विद्युत उत्सर्जन, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाह के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। ये भी हमें नहीं पढ़ना है, तो अब तो सबको पता ही है कि क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसमें क्रिया उल्टी होती है। इसमें हम नीचे से गर्म वरम या प्रवाह नहीं कर रहे हैं, इसमें हम ऊपर से प्रकाश डालते हैं। जब किसी धातु के टुकड़े पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। यह क्रिया प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है, ठीक है जी। इसी घटना पर जितने भी सौर सेल वगैरह बने हैं वो इसी घटना पर बने। पहले मैं एक बार और बता रहा था, तब अभी कैसे कैसे बनते हैं वो हम उसके बारे में बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी हम इसकी सबकी परिभाषाएं लिख रहे हैं। अब ये जो तुम्हारे पास प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले जो खोज करने का श्रेय जाता है वो हर्टज को जाता है। हर्टज। अब हर्टज के बाद में एक और वैज्ञानिक आए, लेनार्ड। हर्टज ने सिर्फ स्पार्क किया था, स्पार्क करने के बाद में उसने विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न की थी, और ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाए कि ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कैसे हो रहे हैं। इन्होंने प्रयोग को आगे बढ़ाया नहीं,
लेनार्ड ने आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि किसी धातु के टुकड़े पर जब हम प्रकाश डालते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ये घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव की पुष्टि कर दी इन्होंने इस क्रिया से अपने। फिर क्योंकि ज़्यादा मान्यता वगैरह हुई नहीं इसे, फिर एक वैज्ञानिक आए हॉलवॉच ने प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद में इन्होंने भी यही बताया कि जब प्रकाश डालते हैं तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इन्होंने अपना एक प्रयोग करके भी दिखाया। लेकिन ये सब वैज्ञानिक जितने भी थे इनकी कोई खास मान्यता हुई नहीं, क्योंकि जब तक कोई भारी भरकम सामान साथ में ना जुड़े तो तब तक उसकी मान्यता होती नहीं है इतनी। तो जी इसके बाद वैज्ञानिक आए आइंस्टीन। अब इन सब के प्रयोगों को एक डब्बे में डालकर और आइंस्टीन ने फिर प्रयोग किया। उन्होंने भी यही बताया कि जब किसी धातु के टुकड़े पर कोई प्रकाश आपतित किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। फिर इन्होंने उसके कुछ नियम भी बताए, 4 नियम लिखेंगे हम इसके, 3 या 4 नियम लिखेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि आइंस्टीन के सिद्धांत की वजह से जो हाइगेंस का सिद्धांत था वो फेल हो गया था। ठीक है ना जी। हाइगेंस का था तरंग सिद्धांत, जो अभी हमने पढ़ा इसी चैप्टर में, और फिर आता आइंस्टीन का सिद्धांत। तो जब आइंस्टीन का सिद्धांत आया तो वो तरंग सिद्धांत फेल हो गया। अब हम वो जो तरंग सिद्धांत फेल हुआ, उस तरंग सिद्धांत के फेल के कारण भी पढ़ेंगे, फेल भी पढ़ेंगे क्यों हुआ है। और जो अब करंट में इस टाइम प्रेजेंट में चल रहा है वो ये आइंस्टीन का और प्लांक का सिद्धांत चलता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, कैसे कैसे मूव होते हैं। तो प्लांक का और आइंस्टीन का सिद्धांत नॉर्मली इस टाइम करंट में जो तुम अभी जहाँ बैठे हो इस दुनिया में यही सिद्धांत चल रहा है। इस सिद्धांत के लिए ना नोबेल भी मिल गया था आइंस्टीन को, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना के लिए। तो अब सुन लो इधर, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद क्या है कि तुमने इस चैप्टर का नाम अगर देखोगे, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का मतलब होता है कि प्रकाश को तरंग माना था, लेकिन उससे पहले कण माना था। ठीक है जी। बाद में जो ये वैज्ञानिक आए, नाम हर किसी ने सबने सुना ही है, डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश तरंगें जो होती हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह जो होते हैं, ये कण के साथ साथ तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, द्वैत प्रकृति होती है। ऐसे फिर ये भी बताया कि जब कणों की द्वैत प्रकृति हो सकती है तो फिर प्रकाश की भी द्वैत प्रकृति हो सकती है, कि प्रकाश तरंग भी हो सकता है और कण भी हो सकता है, दोनों के रूप में बताया। डी ब्रोगली समीकरण पढ़ेंगे, लेकिन डी ब्रोगली समीकरण की सत्यता जो थी वो इसमें डेविसन जर्मर के प्रयोग से हुआ करती थी। कि मतलब एक तो सिद्धांत दिया, लेकिन उसके साथ में सपोर्ट किसकी मिली, तो डेविसन जर्मर की मिली। उस टाइम डेविसन जर्मर भी अच्छे वैज्ञानिक थे, तो डेविसन जर्मर की मिली। तो उन्होंने प्रयोग करके बताया कि हाँ भाई जो डी ब्रोगली कह रहे हैं वो बात सत्य है, वो सच है, तो इसलिए उसे मान्यता मिल गई। लेकिन फिलहाल हम डेविसन जर्मर का प्रयोग इस बार पढ़ेंगे नहीं, इस साल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस साल सिलेबस से निकाल दिया गया है। डी ब्रोगली तक पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा इतना। ठीक है जी। तो हमारा जो पहला हेडिंग है वो है ये तापायनिक उत्सर्जन। इसमें लिखेंगे परिभाषा। जब किसी धातु के टुकड़े को गर्म किया जाता है, तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना, ऐसे लिखना, तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। नंबर नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे विद्युत उत्सर्जन। सुनेंगे, जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाह के कारण, ऐसे लिखो, विद्युत धारा प्रवाह के कारण इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्रवाह के कारण इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति
या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो यह घटना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो यह घटना विद्युत उत्सर्जन कहलाती है। विद्युत उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डाल देंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में चित्र बनाना पड़ेगा छोटा सा। इसमें लेंगे जब किसी धातु के पृष्ठ पर, हाँ जी, जब किसी धातु के पृष्ठ पर, साइड में चित्र के लिए जगह छोड़ते रहना है, साइड में चित्र के लिए जगह छोड़ते रहना। परिभाषा लिखो, आधे पेज में परिभाषा लिखो। जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डालने की जगह लिखना आपतित किया जाता है। डालना भी लिख दिया तो कोई बात नहीं है, अगर लिख दिया किसी ने तो। जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो उसके पृष्ठ से किया जाता है, तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। चित्र बना लेंगे साइड में। हो गया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में लेनार्ड का प्रयोग। ये तुम प्रैक्टिकल में बना के लेके जा सकते हो सकता है तुम्हारी लैब में भी रखा हो एक आध।
बहुत लेके गए क्यों बनाते हैं। अरे ओ बस। कहाँ का सोच रहा अभी। हाँ जी। अरे भाई अरे चित्र बनाओ जल्दी। चित्र बनाओ जी। लेनार्ड का प्रयोग। लेनार्ड ने लेनार्ड ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए एक प्रयोग किया। इसमें उन्होंने फर्स्ट ब्लॉक लिखो। इसमें उन्होंने कांच की एक पारदर्शी नली में धातु की दो प्लेटें कांच की एक पारदर्शी नली में धातु की दो प्लेटें लगाई। दो प्लेटें लगाई। इनमें एक प्लेट को दो प्लेटें लगाई। इनमें एक प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से बैटरी बी लिख देना है तो बैटरी बी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। तो एक मिनट ऐसा ना तुम लोग ना सोचो ना क्या लिख रहे हैं हम। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ ये हो क्या रहा है इसमें। देखो सर ये पूरी एक कांच की नली थी। सुन लो एक मिनट, जो तुम लिखोगे वो तुम्हें दिख जाएगा। तो ये पूरी कांच की नली थी। इन्होंने लेनार्ड ने दो प्लेटें लगाई इसमें। एक प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया, दूसरी प्लेट को धन सिरे से जोड़ दिया। दोनों प्लेटें आपस में कनेक्ट नहीं है, यानी कि कोई बल्ब या कोई मीटर लगाओगे ना तो उसमें धारा नहीं आएगी अभी, क्योंकि आपस में तार टच नहीं है। पूरा परिपथ बनता तो धारा प्रवाहित होती है। ये यहाँ से यहाँ तक बीच में टूटा हुआ है तो ये अलग रखी है, ये अलग रखी है। इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है अभी। अब होता क्या है कि इन्होंने प्रकाश आपतित किया इस प्लेट पर, कैथोड पर, क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है। अब कैथोड पर जैसे इन्होंने प्रकाश आपतित किया तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगे।
अब इलेक्ट्रॉन निकलने लगे तो इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहे हैं, कभी तुम सोचोगे इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिखाई देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे प्रकाश डालेंगे तो यहाँ जो बल्ब लगा होगा वो जलने लगेगा, या अगर एमीटर लगा देंगे तो एमीटर की सुई जो वो थोड़ी जैसे ऐसा होती है ना, सुई ऊपर को उठ जाएगी। अब सुई ऊपर को उठ गई, इन्होंने प्रकाश डालना बंद कर दिया, जैसे रोका तो पता चला वो बल्ब जो है वो बुझ गया, या सुई जो वापस पीछे आ गई। फिर इन्होंने प्रकाश डाला, प्रकाश डाल के देखा तो फिर वो बल्ब जल गया, जैसे सुई उठ जाती है ऊपर को, उठ गई। तो इस प्रकार इन्होंने देखा कि जब किसी धातु के टुकड़े पर या धातु की प्लेट पर कोई प्रकाश आपतित किया जाता है तो परिपथ में या उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार लेनार्ड के प्रयोग से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हो जाती है। ऐसे प्रयोग हालवाच ने किया था। तो हाँ जी, तो यही हम इसमें लिखने वाले हैं जो तुम अब तक लिख रहे हो, ज़्यादा कोई बड़ा खास प्रैक्टिकल होता नहीं है। इसमें लेंगे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है जो कैथोड का कार्य करती है, जो कैथोड का कार्य करती है, जो कैथोड का कार्य करती है। दूसरी प्लेट को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है, दूसरी प्लेट को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। बैटरी के दूसरी प्लेट को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है जो एनोड का कार्य करती है, जो एनोड का कार्य करती है। इस परिपथ में एक मिली एमीटर लगा होता है, इस परिपथ में एक मिली एमीटर एम ए जो लिखा हुआ है, ये एम ए तुमने देखा है, लेकिन मोबाइल की बैटरी पर तुम देखो तो एम ए एच होता है लिखा हुआ, समझ। तो बाद में डिटेल है उसकी बाद में लिखेंगे। मिली एमीटर लगा होता है, फुल स्टॉप लगा लिखेंगे। जब कैथोड प्लेट पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं जिससे मिली एमीटर में विक्षेप, विक्षेप नहीं होता, विक्षेप होता है, क्या की आवाज़ तो ऐसे निकलती है इसमें, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। विक्षेप उत्पन्न हो जाता है जब जब धातु की प्लेट पर प्रकाश का आपतन रोक देते हैं, जब धातु की प्लेट पर प्रकाश का आपतन रोक देते हैं, प्रकाश का आपतन रोक देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन रुक जाता है, फर्स्ट ऑफ लॉ के नई लाइन से लेंगे।
इस प्रकार लेनार्ड के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि कि जब किसी धातु के टुकड़े पर, धातु की प्लेट पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिससे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या होती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या होती है। बस जी, हेड डाल देंगे ये जो बोर्ड पे है, और चित्र इसका कल बनाएंगे।